नमस्ते दोस्तों। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब पारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की है, जिसका एग्जाम जो है 20 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। आज के वीडियो में हिमाचल प्रदेश सर्किल का पेपर हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपके लग चुका है। अब पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। स्पीड पोस्ट लोकल डिलीवरी के लिए सेवा मानक के तहत स्थानीय डिलीवरी का मतलब क्या होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा और वो ये होता है कि आपको लोकल डिलीवरी का मतलब डिफाइन किया गया है इंडिया पोस्ट के साइट पे। देखिए, लोकल डिलीवरी जब भी बोला जाएगा तो आपको 3-4 फैक्ट जो है ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसा आर्टिकल बुक एंड टू बी डिलीवर आइडेंटिफाई पिन कोड फॉर मेट्रो एरियाज, कि अगर कोई भी मेट्रो शहर के लिए बुक किया गया, पहचाने गए पिन कोड के भीतर वितरित किए जाने वाले जो भी आर्टिकल होते हैं उनको हम लोकल डिलीवरी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये पहला आपको ध्यान रखना है कि लोकल डिलीवरी का परिभाषा है। दूसरा ध्यान रखिएगा, मेट्रो के अलावा अन्य शहरों के लिए नगरपालिका सीमा के भीतर बुक की गई वस्तु और उसी के अंतर्गत वितरित की गई वस्तु जो है वो लोकल डिलीवरी परिभाषा के अंतर्गत आती है। तीसरा कि आर्टिकल बुक एंड टू बी डिलीवर विद इन सेम पिन कोड डिलीवरी जुरिडिक्शन स्मॉल टाउन एरियाज नो डिफाइंड टाउन डिलीवरी एरिया, ये भी आपका लोकल डिलीवरी के अंतर्गत आता है। ये तीनों के तीनों जो परिभाषाएं हैं लोकल डिलीवरी के अंतर्गत आती हैं। आपसे गलत पूछा था, कोई भी उत्तर गलत नहीं है, इसी वजह से नन ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था, यूनिक था, इतने बार नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमरेटिव पोस्ट स्टाम्प आर देयर मिनिस्टर सी रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट श्री राम जन्मभूमि टेम्पल 4, 5, 6, 7 दे 4, 5, 6, 7। कौन सा उत्तर करेक्ट होगा। टोटल 6 कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए गए हैं, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन मेघदूत पोस्ट का द पोस्टर नेक्स्ट टू एड्रेस अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजमेंट, मेघदूत पोस्ट कार्ड में पते के आगे वाला भाग एडवर्टाइजमेंट के लिए उपलब्ध होता है। कितने रंगों में होता है। 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर। कितने कलर में होता है। 4 कलर में होता है। सामने वाला भाग आपको ध्यान रखना है 1, 2, 3, 4, ये आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में क्या कंडीशन है पोस्ट कार्ड का। ऑल टाइप ऑफ पोस्ट कार्ड विल बी मर्ज एंड न्यू पोस्ट कार्ड विल बी लॉन्च्ड इज कॉल्ड रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड। ठीक है, सभी प्रकार के पोस्ट कार्ड हमने पी रूल 2024 में मर्ज कर दिए हैं और एक नया हमने प्रोडक्ट जारी किया है जिसको बोला है रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड के नाम से। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कर्पूरी ठाकुर को दलितों के हित में उनके प्रयासों के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसकी स्मृति डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री। अब कॉमरेटिव स्टाम्प का परिभाषा ही यही होता है, कोई इवेंट है, कोई हस्ती है जिसने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा किया है, उसके नाम में कॉमरेटिव स्टाम्प जारी करते हैं। अब 2024 में जो कॉमरेटिव स्टाम्प कर्पूरी ठाकुर के लिए जारी किया गया था उसके बारे में ये पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 था। और इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेमोरेंडम मेमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, MDW भी बोलते हैं। फॉर्म नंबर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फॉर्म नंबर आपको निश्चित तौर पर याद होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। इसे सबसे पहले मतलब इनिशियल रूप से जारी करने का काम या बनाने का काम कौन करता है। कॉन्सर्न पोस्ट मास्टर, PRI करते हैं, SDI करते हैं, डिविजनल हेड। जब हमने बात किया था MDW के बारे में, MS11 है, याद करिएगा कि इसे बनाने का काम प्रारंभ में इसे तैयार कौन करता है, पोस्ट मास्टर करता है। और जारी जब पूछेगा तो जारी करते हैं SPOs, मतलब डिविजनल हेड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
द प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर नॉमिनल रोल, दो डॉक्यूमेंट के नाम मैंने आपको कितने बार बता दिए। एक है साइलेंट अकाउंट का जो रजिस्टर हम मेंटेन करते हैं, लिस्ट हम मेंटेन करते हैं, और एक नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल क्या होता है कि जिस भी कार्यालय में कर्मचारी उस दिन के लिए क्या काम कर रहा है, कौन से ब्रांच में काम कर रहा है, उससे संबंधित उस पर नोट बनाए जाते हैं। तो नॉमिनल रोल हो गया कि ये क्लर्कियल स्टाफ के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब बात क्या है, अब बात ये है कि जिन डाकघरों में पोस्टमैन की संख्या 25 या 25 से ज्यादा होती है, उनके लिए भी ये नॉमिनल रोल मेंटेन किया जाता है। अब नॉमिनल रोल का जो प्रिजर्वेशन पीरियड है वो परमानेंट होता है, मतलब इसे हमने स्थायी जो है वो बनाकर रखना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मतलब दोनों डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया और ये हो गया। अब देखिए, हर एक प्रधान डाकघर में एक हेड पोस्टमैन होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि हु मे बी एम्प्लॉयड टू मेक इंक्वायरी माइनर कंप्लेंट, छोटी मोटी शिकायत को जांच करना, ई मनी ऑर्डर का भुगतान सत्यापित करना, लेटर बॉक्स के परिचारक होते हैं उनके काम का परीक्षण करना, कौन कर सकता है? अदर बीट पोस्टमैन, हेड पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग पोस्टमैन, कौन कर सकता है? ये ड्यूटी होता है हेड पोस्टमैन का। इसके अलावा क्या ड्यूटी होता है? जैसे कैश का आदान प्रदान करना एचओ से बैंक तक, बैंक से एचओ तक, ठीक है, ये काम जो है कर सकता है हेड पोस्टमैन। कोई दूसरा पोस्टमैन अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह में काम कर सकता है। और इसके अलावा मैंने आपको कंडीशन बता दिया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपके। अब पूछा है विच द फॉलोइंग हैव नो स्पेशल कॉलम पोस्टमैन बुक एंट्री। पोस्टमैन बुक का फॉर्म नंबर क्या होगा? MS 27 है। ये भी आपको बात ध्यान रख लेना है। अब जो पोस्टमैन बुक का फॉर्म नंबर मैंने बताया उस पर कौन सी चीजें नहीं नोट की जाती, उसके लिए एक स्पेशल कॉलम नहीं होता। तो आपका इंसोर्ड कोई पार्सल है उसके लिए स्पेशल कॉलम उपस्थित होगा। इसके अलावा आपका जो विदेश मनी ऑर्डर भेजने वालों को डिलीवरी के लिए डिवाइस ऑफ डिलीवरी होता है, वो उसके लिए कॉलम उपलब्ध नहीं होता है। मूलदेय पार्सल के लिए स्पेशल कॉलम है, रजिस्टर पार्सल एडी के लिए स्पेशल कॉलम है। जिसके लिए स्पेशल कॉलम उपलब्ध नहीं है वो है आपका एडवाइस ऑफ पेमेंट फॉर डिलीवरी टू रेमिटर ऑफ फॉरेन मनी ऑर्डर। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका डी। केवल दो में जो बातें हमें बताई गई हैं उसके लिए कोई स्पेशल कॉलम अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। प्रिंटिंग ऑफ POSB checkbook will be carried out by the PSD in the circle। अगला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट एवरी RMS सेट सप्लाइड फॉलोइंग स्टाम्प? डेट स्टाम्प, नेम स्टाम्प, डेट सील, डिटेन लेट फी, नॉट पेड का स्टाम्प। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि कौन सा स्टाम्प और सील जो है सभी सेटों को दिया जाता है। ये सभी प्रकार के जो मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे डेट स्टाम्प, नेम स्टाम्प, डेट सील, डिटेन लेट फी, नॉट पेड का स्टाम्प दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग बैग शुड बी सो सेपरेट? मेल एब्स्ट्रैक्ट, ट्रांजिट सेक्शन, मेल ऑफिस टोटल, विच ऑन बॉस साइड शुड एग्री? निम्नलिखित में से किस बैग को ट्रांजिट अनुभाग मेल कार्यालय में मेल सार में अलग से दिखाया जाएगा और दोनों पक्षों के कुल योग पर समान होना चाहिए? फॉरवर्ड बैग, असामान्य बैग, एक्स्ट्रा बैग या नन ऑफ दीज? इस बैग को ट्रांजिट अनुभाग या मेल कार्यालय में मेल सार में अलग से शो किया जाता है। दोनों मतलब रिसिप्ट और इशू साइड में दोनों का योग जो है वो बराबर होना चाहिए। किसके लिए? फॉरवर्ड बैग के लिए, अनयूजुअल बैग के लिए, एक्स्ट्रा बैग या नन ऑफ दीज? फॉरवर्ड बैक की कंडीशन में ये सिस्टम अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। हु शुड एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ बी ऑर्डर? कौन बी ऑर्डर का मतलब समझाता है? ऑल सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड हु शुड इनिशियल ऑर्डर एविडेंस हैविंग अंडरस्टूड ASRM, HSA, RO,
डीलिंग असिस्टेंट इन आरओ। कौन बी ऑर्डर का मतलब एक्सप्लेन करता है कि आखिर जो बी ऑर्डर जारी किया गया है उसका मतलब क्या है। बी ऑर्डर एक्सप्लेन करने का जो काम होता है वो करते हैं रिकॉर्ड ऑफिसर, और सभी कर्मचारियों ने, जो भी रिकॉर्ड ऑफिस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, उन्होंने समझ लिया है कि भाई जो भी ऑर्डर में एसआरएम द्वारा जानकारी दी गई है वो सही है, तो उसको उसके हस्ताक्षर भी करते हैं उसको विटनेस के रूप में, है ना, कि उन्होंने सारे जो भी मीनिंग थे बी ऑर्डर के वो समझ लिए हैं। द करस्पॉन्डिंग इनलैंड पोस्ट सर्विस टू प्रिंटेड पेपर इन फॉरेन पोस्ट पैटर्न सैंपल पैकेट रजिस्टर न्यूज पेपर बुक पैकेट सर्विस नवदीज। विदेश डाक में मुद्रित कागज सेवा जो है अंतरदेशीय में बुक पैकेट के समान है, और अंतरदेशीय में जो बुक पैकेट का सर्विस है उस पर अभी केवल बुक पैकेट ही बचा है, क्योंकि सारे टाइप के जो आपके पोस्ट थे, चाहे सैंपल हो प्रिंटेड हो, सभी को मर्ज कर दिया हमने। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। करस्पॉन्ड पर्सनल इंडियन आर्म फोर्स सर्विंग आउटसाइड इंडिया एड्रेस टू इंडिया आर्मी पीओ। कि भारत से बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए भारतीय सेना पीओ को संबोधित पत्राचार हवाई वस्तु के रूप में प्रीपेड होना चाहिए। इसके अलावा सरफेस एयर लिफ्ट के लिए प्रीपेड होना चाहिए। सभी उद्देश्यों के लिए अंतर्देशीय वस्तु के रूप में प्रीपेड होना चाहिए। कोई भी आर्टिकल जो कि आर्म फोर्स को संबोधित होता है वो अंतर्देशीय जो डाकघर होते हैं उसके रूप में प्रीपेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना का हेडक्वार्टर पूछा था, बेसिक क्वेश्चन था। हैदराबाद, विजयवाड़ा, त्रिवेंद्रम, न्यू दिल्ली, कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आपसे अगर आंध्र प्रदेश का पूछेगा तो आपको विजयवाड़ा बताना है। विच टाइप ऑफिस चार्ज गजेटेड ऑफिसर इंपॉर्टेंट सिटी। राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में कौन सा ऑफिस होता है? फर्स्ट क्लास एचओ, नाइट पोस्ट ऑफिस, ईडी ब्रांच ऑफिस, एचएसडी 2 पीओ। बताइए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण शहरों में किस प्रकार के डाकघर प्रभारी राजपत्रित अधिकारी के पास होते हैं? तो प्रथम श्रेणी के जो प्रधान डाकघर होते हैं वो सीपीएम के अंडर होते हैं। सीपीएम जो है वो गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं, मतलब राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं। When are mobile post office closed? Only PO holiday, Sunday and PO holiday always remain open. मोबाइल डाकघर कब बंद रहते हैं? मोबाइल डाकघर रविवार को भी बंद रहते हैं और डाकघर छुट्टी में भी बंद रहते हैं। तो खुला कौन सा रहता है? नाइट पोस्ट ऑफिस खुला रहता है ना, जिसकी संख्या अभी 130 से लगभग, एक बार चेक करिएगा, एनुअल रिपोर्ट का पीडीएफ मैंने दिया था, वहां से वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। What is a franking machine used for printing label, sending email, stamping, impression on postal article, scanning barcode? Frank impression is used stamping impression on postal article. डाक लेखों पर इम्प्रेशन लगाना, ठीक है, जो भी पोस्टर लगना है उसको पूरा करने के उद्देश्य से हमने फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड आईपीसी रिलेटेड यूज ऑफ स्टाम्प। स्टाम्प के उपयोग से संबंधित भारतीय दंड संहिता के तहत क्या अपराध माना जाता है? जैसे आपने अस्पष्ट संकेतों वाले स्टाम्प का उपयोग कर लिया तो उसे हमने आईपीसी के एक्ट के तहत अपराध मानेंगे? नहीं। केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जो टिकट पहले उपयोग में आ चुका है, यदि आप उसका रीयूज करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ आईपीसी एक्ट के तहत दंड भी निर्धारित किया गया है। पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अब जो धारा जिसके लिए दंड निर्धारित किया गया है उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। व्हाट सेक्शन ऑफ आईपीसी डील विद प्रोहिबिशन फिक्टिशियस पोस्टेज स्टाम्प? आईपीसी 500C, 100B, 263A, 700D। आपको ध्यान देने वाली बात है कि आईपीसी के एक्ट 263A के तहत जो टिकट पहले उपयोग में आ चुके हैं उनका उपयोग नहीं करना है। काल्पनिक टिकटों को निषेध माना गया है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है फ्रेंड्स।
What should be done? Prevent official from being exposed injury, postal operation during handling of article. वस्तुओं के रखरखाव के दौरान अधिकारियों को चोट लगने, डाक प्रचालन में बाधा उत्पन्न होने से बचाने के लिए कौन सा उपाय किया जाएगा? सिक्योर फास्टनर आउटसाइड द कवर, पैक फ्रजाइल कवर, इंसो नो सार्पेज और एक्सपोज यूज सार्पेज। बताइए फ्रेंड्स कि जब भी कोई भी आर्टिकल भेज रहे हैं तो उसके लिए क्या बचाव करने, बचाव सबसे पहले यही करना है, सुनिश्चित करें कि कोई भी नुकीला किनारा इसके लिए ना बने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिससे कि डाक कर्मचारियों को इससे कोई खतरा उत्पन्न हो। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सुटेबल ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रिकमेंडेड लोकेशन फॉर राइटिंग सेंडर एड्रेस पोस्टल आर्टिकल बेस्ड ऑन गाइडेंस प्रोवाइडेड। जो गाइडलाइन हमें बताए गए हैं उस गाइडलाइन के हिसाब से सेंडर का एड्रेस लिखने का जो जगह होता है वो कहां पे निर्धारित किया है? अपर राइट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, फ्रंट टॉप राइट हैंड कॉर्नर, सेंटर ऑफ आर्टिकल। ये आर्टिकल है। आर्टिकल में जब आप बात करेंगे कि भाई सेंडर का पता कहां पे लिखेंगे तो ये वाला भाग होता है। ठीक है, और ये वाला भाग कहलाता है आपका लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ठीक है, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। 500 रुपए से अधिक कोई बीमाकृत आर्टिकल है, क्या करेंगे? 500 रुपए से अधिक बीमाकृत आर्टिकल हमेशा विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ही दिया जाएगा। 500 तक है, 500 से कम है तो उसे पोस्टमैन एड्रेसी के होम पर डिलीवर कर सकता है, लेकिन अगर 500 से अधिक हुआ तो उसका वितरण जो है केवल डाकघर की खिड़की पर किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन टिक करिएगा। हाउ आर पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड? बाय सरफेस रूट, बाय सी ओनली, बाय बोथ एयर एंड सी, बाय एयर ओनली। हाउ आर पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड? ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट को यदि आपको फ्री में भेजना है तो आपके लिए क्या पद्धति है? केवल इसे सरफेस मार्ग से ही फ्री में जा सकता है। स्पेशल कैटेगरी है, फ्री में चाहिए तो केवल सरफेस मार्ग से ही भेजा जा सकता है। Which international organization govern the rule applicable throughout international postal service provision concern the later post service? Union, United Nations, World Trade Organization, UPU, Universal Postal Union, International Monetary Fund। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा में लागू नियम पत्र डाक सेवाओं संबंधी प्रावधानों को नियंत्रित करता है? तो अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा की बात करेंगे तो वर्तमान में 192 सदस्य देश जो है इसके पार्ट हैं और ये सभी जो यूपीओ नियम बनाता है उसका ही पालन करते हैं। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनडिलीवरेबल correspond return to country of origin delivered to sender payment of charge if any due discard immediately send to local charity send to embassy। मूल देश से लौटाए गए अवितरित पत्र व्यवहार का क्या हम कैसे निपटान करते हैं, डिस्पोज कैसे करते हैं? यदि कोई चार्ज होता है तो उसे प्रेषक को देना पड़ता है, उसके बाद ही आर्टिकल उसको रिटर्न किया जाता है। फिलहाल में ऑप्शन ए करेक्ट है। अनडिलीवर करस्पॉन्ड के बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, पीओजी 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्म यूज आर्टिकल लिटरेचर फॉर ब्लाइंड। ठीक है, नेत्रहीनों के लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं? नेत्रहीन का जो साहित्य होता है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है, उसके लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? ब्लाइंड लिटरेचर, ब्रेली लिटरेचर, विजन एम्पायर लिटरेचर, डार्क लिटरेचर। क्या उपयोग करते हैं? एक वर्ड उपयोग करते हैं ब्लाइंड लिटरेचर या अंध साहित्य। ऑप्शन बी करेक्ट है। एआर, जब भी किसी आर्टिकल पर एआर का छाप लगा होता है क्या इंडिकेशन देता है? एआर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिकेशन एआर ऑन रजिस्टर्ड आर्टिकल? टू सिग्निफाई एडवाइस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की पावती दर्शाने के लिए यह काम जो है किया जाता है। याद करिएगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। What material should be placed between the primary receptacle and secondary package? Infectious substance, polyseed,
एब्सॉर्बेंट मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल, ड्राई आइस। संक्रामक पदार्थों में प्राथमिक पत्र और द्वितीयक पैकेजिंग के बीच में कौन सी सामग्री होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। पॉलीसीट है, अवशोषक सामग्री है, विषाक्त सामग्री है, सूखा बर्फ है। कौन सा उपयोग करते हैं हमने जो है वो 29 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्सॉर्बेंट मटेरियल, मतलब अवशोषक सामग्री जो है उसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, विच सर्विस रिक्वायर एडिशनल चार्ज इन इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस, प्रीपेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। विच सर्विस रिक्वायर एडिशनल चार्ज, अंतरराष्ट्रीय पार्सल पोस्ट सेवा में अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होती है, जैसे कस्टम ड्यूटी भी लेते हैं, एडवाइस ऑफ डिलीवरी भी लेते हैं, इंश्योरेंस भी लेते हैं। ये सभी चार्ज हमें अंतरराष्ट्रीय पार्सल में लगता है फ्रेंड्स। व्हाट इज द पर्पस सेंडिंग एडवाइस ऑफ नॉन डिलीवरी इन केस ऑफ फॉरेन पार्सल, जैसे विदेश पार्सल के मामले में डिलीवरी ना करने की सूचना भेजने का उद्देश्य क्या होता है। जैसे जब आप कोई पार्सल भेजते हैं विदेश में तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि जब आपका पार्सल डिलीवर नहीं होगा तो उसके साथ कैसे कैसे डिस्पोज करना है, तो उसके संबंध में आपको नॉन डिलीवरी का एक उस पर अटैचमेंट देना पड़ता है। उसका पर्पस क्या होता है, टू इनेबल द रिसिपिएंट गिव फ्रेश इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द पार्सल, कि ये मामला जब तक प्रेषक का पहुंचे और प्रेषक हमें बताए कि भाई इस पार्सल का डिस्पोजल कैसे करना है, क्योंकि हर एक अंतरराष्ट्रीय पार्सल जैसे इंग्लैंड में होता है फ्री में उसको लौटा दिया जाता है सेंडर तक, अंतरराष्ट्रीय पार्सल के कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। तो क्या उद्देश्य होता है, कंटेनर को पार्सल के संबंध में नए निर्देश चाहिए, नए निर्देश के लिए सक्षम बनाना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई कंटेनर को कैसे निपटान करना है उसके लिए हमें नया इंस्ट्रक्शन चाहिए, इसीलिए नॉन डिलीवरी का इंस्ट्रक्शन जो है किसी भी फॉरेन पार्सल में लगाया जाता है। विच इज द फॉलोइंग आइटम रिक्वायर कंपलसरी इंश्योरेंस व्हेन सेंट थ्रू फॉरेन पोस्ट, बुक, मैगजीन, मेडिसिन, ज्वेलरी, प्रेसियस स्टोन, क्लॉथिंग एंड शूज। निम्नलिखित में से किस वस्तु को विदेशी डाक से भेजे जाने पर अनिवार्य बीमा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ज्वेलरी एंड प्रेसियस स्टोन। इसको भेजेंगे तो आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। What type of article should not contain document nature, current, personal, correspond, prohibition, restriction, describe, POG 2, small packet, printed paper, both A and B, none of the above। देखिए गाइड 2 में हमें बताया गया है कि इस प्रकार के लेख में वर्तमान और व्यक्तिगत पत्राचार का कोई दस्तावेज नहीं होता है, और दोनों चीजें जैसे स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर, इन दोनों चीजों में पर्सनल करस्पॉन्ड नहीं अटैच किया जाएगा। इसके बारे में निषेध निर्धारित किया गया है, और निषेध जो है हमें दिया गया है सेक्शन 10 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, नेम अ प्रोजेक्ट एम ट्रांसफॉर्मिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेशन एफिशिएंसी, इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थ्रू अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी। प्रोजेक्ट एरो 2008 में आया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। PNOP, MNOP ये दोनों नहीं होंगे। IT मॉडर्नाइजेशन का उद्देश्य था कि हमें विभाग को ट्रांसफॉर्म करना है, नई कनेक्टिविटीज जोड़ना है, जो भी इकाइयां हैं उन पर सुधार करना है। 2012 में जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट आया था उसका ही ये पर्पस था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, FSI स्ट्रीम ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम कंप्यूटराइजेशन, सेविंग बैंक PLI सेविंग बैंक HR। FSI का उद्देश्य था, FSI का वेंडर था इन्फोसिस, और इसका क्या पर्पस था, इसका पर्पस था कि भाई बचत बैंक और PLI से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको कवर करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटरऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हैज स्टार्टेड 18/12/15, 18/12/16, 14/12/17, 14/12/18। सबसे पहले ATM के बाद IB मतलब इंटरनेट बैंकिंग,
फिर MB। ATM 2016 में आया था, इंटरनेट बैंकिंग आया था 2018 में, और 2019 में आया था मोबाइल बैंकिंग। तो करंट का सर्विस मोबाइल बैंकिंग है। आपसे पूछा था इंटरनेट बैंकिंग, तो आपको याद रखना है 14, 12, 18। ठीक है, 14, 12, 18 को इंटरनेट बैंकिंग का शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीन पर है। पूछा है किस संगठन को IT 2.0 में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया। एक कंपनी है प्राइवेट वाटर हाउस कॉर्पस प्राइवेट लिमिटेड, PwC लंदन। इसे हमने IT 2.0 में कोई हमें समस्या फेस करना पड़ता है, कोई एडवाइस चाहिए, तो इसको हमने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C नंबर का ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पिछले साल कितने सारे सर्किलों में पूछा गया है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट इंडिया पोस्ट इन द ईयर 2011, 12, 12, 30, 30, 40, 14, 50। भारतीय डाक में IT आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन 2012-13 में शुरू हुआ था ना। जब से पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना, 12-13 बताना है। जैसे 2.0 को कभी पूछ लेगा तो आपको बताना है 2022-23 की परियोजना थी, 19 जनवरी 2022 को ये जारी किया गया था। SDMS is related to CSI, Core System Integrator. SDMS means Help Desk Management System। पहला कि SDMS जो CSI से रिलेटेड है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो करेक्ट है वो हो जाएगा A। अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट WCTC रेफर टू, इसको थोड़ा सुधार करिएगा, WPCTC होगा। ठीक है, इसका आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बताना है, वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। कैसे, जब आपने देखा होगा कि जब IT मॉडर्नाइजेशन आया था तो उस टाइम पे हर एक डिवीजन में ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे, उसको ही हमने बोला था वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, हर एक डिवीजन में जब हमने देखा चेंज मैनेजमेंट, उसमें हमने क्या किया कि जो भी विलेज के पोस्टमैन हैं, GDS हैं, बाकी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ये इसी के तहत किया गया था, क्योंकि हर एक कर्मचारी को तो PTC नहीं भेज सकते, इसीलिए हमने क्या किया, डिवीजन के अंतर्गत हर डिवीजन में हमने वर्क प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बना दिया और उसके लिए अधिकारी को नामित कर दिया था। टोल फ्री नंबर, ATM, डेबिट कार्ड, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, SMS रिलेटेड ग्रेविनेंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 1800-425-2440। दो नंबर है, हालांकि 3 नंबर है, एक 1924 का भी हमने देखा था, एक 1800-266 देखा, एक ऐसा करके नंबर है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये आपका जनरल इंक्वायरी के लिए, और जो अभी बता रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा है वो है आपका ATM के लिए, डेबिट कार्ड के लिए, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जो आपका POSB अकाउंट होता है उसके लिए। इसमें आपको 425 देखने को मिलेगा, है ना। ये तीनों नंबर आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है TNF, टेक्निकली नॉट फीजिबल रिलेटेड IT मॉडर्नाइजेशन 2012, टेक्निकली नॉट फीजिबल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा 43 का। अंडर CBS विच इज लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म, सबसे अंत में जैसे कोई पोस्टल असिस्टेंट क्या करता है, उसका काम पूरा समाप्त हो गया तो क्या करेगा, EOD करेगा, एंड ऑफ डे करेगा। एंड ऑफ डे किए बिना अपना कार्यालय जो है बंद नहीं करेगा, तो EOD जो है लास्ट एक्टिविटी होता है किसी भी CBS में। चलिए, एडिशनल चार्ज एबलिंग COD फैसिलिटी अमाउंट रिकवर फ्रॉम एड्रेसी 2000 का COD है, अतिरिक्त चार्ज क्या लेगा, कैलकुलेशन करिए। 2000 का 1.6% निकालिए फ्रेंड्स। 2000 का 1.6% कितना होगा, कोई बताएगा मुझे कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, 32 रुपए होगा। 1.6% क्या नियम था, तो नियम था कि 6500 तक का COD है तो कितना लेंगे, 1.6%। तो मान लीजिए कि 6500 से अधिक है तो कितना लेंगे, देखिए 6500 से अधिक का हुआ
तो एक नियम बता देता हूं। नियम है कि 100 रुपए, 6500 तक 100 रुपए फिक्स कर दिया। अब 1% और लेंगे। 1% किसका लेंगे? जो बढ़ा हुआ अमाउंट है। मान लीजिए 7000 का सीओडी था, तो 6500 तक कितना ले लिया? 100 रुपए ले लिया। अब 7000 में 6500 माइनस करिए, 500 बचा। 500 का 1% निकालेंगे, ठीक है, 500 का 1% निकालेंगे, फिर जितना आएगा उसको हमने 100 में जोड़ देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर 32 हो गया है। 46 नंबर का, स्पीड पोस्ट लेख जो है उसे लॉस्ट माना जाता है, खोया हुआ माना जाएगा। खोया हुआ माना जाएगा। बुकिंग की तारीख से 60 दिन, 60 दिन के अंदर आपने नहीं किया। शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन। बुकिंग से 60 दिन, शिकायत जब से किया उस दिन 3, जो बाद में होगा उसको हम गणना में लेंगे, ठीक है। और यदि आपने इतने दिन के भीतर कुछ भी नहीं किया तो आपका स्पीड पोस्ट जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा सी। फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, जो क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलते हैं ना, हो सकता है कि 2024 में पहली बार पूछे गए हों क्वेश्चन और फिर से आ जाए, और कुछ क्वेश्चन नए आ जाएं। पेपर बनाने का तरीका क्या होता है कि सर्किल में जेटीएस एसटीएस लेवल के अधिकारी बैठते हैं और उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन पिछले साल से ले सकते हैं लेकिन हर क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं। मतलब आप अगर 50 क्वेश्चन दे रहे हो तो आप सिलेबस बिल्कुल बहुत सारा सेम हो जाता है, तो आप 20-25 क्वेश्चन ले सकते हो, 30 क्वेश्चन पुराने 2020 से लेकर 2024 तक का, लेकिन 10-15 क्वेश्चन आपको नए हर साल देने चाहिए, ताकि थोड़ी सी प्रतिभा का आकलन होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है अभी किस स्थिति में है। डीएनके जो इंटरनेशनल पार्सल है उनको तैयार करने के लिए हमने डीएनके खोल दिया, डाकघर निर्यात केंद्र, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। एनुअल रिपोर्ट में जाके देख लीजिएगा कितने डाकघर निर्यात केंद्र है, मैंने भेजा था आपको एनुअल रिपोर्ट। चलिए बताइए, ड्यू डेट क्या है? वह है नियत तारीख स्पीड पोस्ट के थोक ग्राहक को बिल जारी होने वाले महीने की पूरी बिल राशि का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। महीने के 7वें दिन ये काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कौन सा महीना चल रहा है? महीना चल रहा है मई का। सर मई में पूरा बुकिंग हुआ तो जून के 7वें महीने में हमको पैसा देना पड़ेगा यदि हम बीएनपीएल के कस्टमर हैं। हाँ जी, देना पड़ेगा। अगले महीने के 7 तारीख को आपका बिल जनरेट करेंगे। 7 तारीख को हम बिल जनरेट करेंगे और आपको कब देना पड़ेगा? आपको जो पैसा देना पड़ता है वो उस महीने के अंत तक देना पड़ता है। देखिए कंफ्यूजन हो गया आपको, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना है क्वेश्चन पे। 7 तारीख तक बिल जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अगले महीने में 7 तारीख तक बिल जनरेट कर देंगे, भुगतान आपको उस महीने के खत्म होने तक कर देना है। नहीं किया तो 12% का पेनाल्टी लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा डी? 48 का डी होगा फ्रेंड्स। चलिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से। अब जो क्वेश्चन आया है दोस्त, वो क्वेश्चन है आपका 20,000 का सीओडी है। अब यहां पर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीओडी पर जो आप चार्ज हम लेते हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 20,000 का था, चलिए लगा लेते हैं, तो 6,500 तक कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। 6,500 माइनस कर देते हैं, 13,500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13,500 का 1% निकाल लेते हैं। 1% निकालिए फ्रेंड्स, कितना हो गया? 135 हो गया। 100 रुपए पहले था, 135 बाद में आया, 235 हो गया। 20,000 का सीओडी में कितना चार्ज लगेगा? 235 रुपए। कितना अच्छा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, और दोनों क्वेश्चन सीओडी से, दोनों सीओडी क्वेश्चन थे, और बेसिक जो है आपका क्लियर हो गया 6,500 तक, उससे एबव के अमाउंट में। सर्विस स्टैंडर्ड डिलीवरी स्पीड पोस्ट मेट्रो सिटी टू मेट्रो सिटी 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 4 to 5. This is important question. Is right answer is 1, 2, 3. Service standard for metro to metro is 1 to 3. State capital to state capital याद करना है, and local delivery and within state सब कुछ याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के डिपार्टमेंट के सारे क्वेश्चन हमने किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और ये सारे क्वेश्चन आपको 2-2 बार करके जाने हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना रहे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। खूब सारा मेहनत करते रहिए और रात दिन एक करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, तैयार रहिए,
और साथ ही साथ अपने आप का आकलन करते रहिए। 33 नंबर का हमने नहीं किया क्या? 33 नंबर यदि हमने भूल से नहीं किया है तो हम दोबारा से कर लेते हैं। किसी भी विदेशी पार्सल का अधिकतम बीमा मूल्य जो है उसका एक्चुअल वैल्यू होता है, मतलब जो उसका वास्तविक कीमत होता है उतना तक ही हम उसका बीमा करते हैं। एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट जो उसका वास्तविक कीमत होता है, उसके वास्तविक कीमत से अधिक का बीमा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका सोना, आपने सोना भेजा और सोना आपका 20,000 का था, आप बीमा कर दिए 1 लाख का। डिपार्टमेंट गलती से लॉस हो गया, कोई आपका पार्सल था, तो आप डिपार्टमेंट से क्लेम करेंगे कि सर हमारा तो बीमा 1 लाख का था तो हमें चाहिए 1 लाख रुपए। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना, वो तो प्रोविडेशन में आ गया। आपका जो कंटेंट था वही 20,000 का था, 1 लाख तक का बीमा आप पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। खूब सारा मेहनत करिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीपी क्लासेस को देश का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाने में सहयोग करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट फ्रेंड्स।